अनदेखा तिलिस्म हमारा फातिमा किस नंबर 7। इस बात ने ना सिर्फ रश्मा को हिम्मत दी थी बल्कि इसका अपना खौफ भी ज़ाहिर हो गया था। वो बहुत हद तक खुद को एक बार फिर संभाल चुकी थी। आज वो पूरे एतमाद से यूनिवर्सिटी गई थी। आज उसे दूसरों की नज़रों ने खौफज़दा नहीं किया था। अपने डिपार्टमेंट से निकलते वो ग्राउंड की तरफ आई थी जब इसे दूर से कुछ फासले पर वो नजर आया। वो बाकी सबको छोड़कर पीछे तेजी से उसकी जाने बढ़ी थी। सारंग, उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज़ में कितनी शिद्दत थी। उसने पलट के देखा। वो रुका तो नहीं, मगर हाँ, उसकी रफ्तार कम ज़रूर हो गई थी। सारंग, रुको। उसका ना रुकना अनाब को बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन अनाब अपनी रफ्तार तेज़ करती उसके साथ आई थी। सारंग ने उसे देखने तक की ज़हमत भी ना की। वो बस चलता रहा। सारंग, अनाब ने तेज़ी से उसके एहन सामने आते इसका रास्ता रोका। सारंग, क्या हो गया है? मुझे क्यों इस तरह इग्नोर कर रहे हो? सारंग ने एक नज़र उसे देखा। इसका दिल पिघलने लगा, लेकिन अगले पल कल का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा। उसने खुद समेत सामने खड़ी लड़की पर बेपनाह गुस्सा आया था। उसे नजरें फेरते वो साइड से जाने लगा। अनाब इसका ये रूप देखती रह गई। इसका दिल बुरी तरह डूबा, लेकिन दिल के हाथों मजबूर वो फिर भी उसके पीछे लपकी। सारंग, प्लीज मुझसे बात करो। तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम्हें क्या हो गया है? इसकी बात ने उसके कदम रोक लिए थे। वो झटके से पीछे मुड़ा। हाँ, मैं ऐसा नहीं था नाब। मैं तो बेवकूफ़ था, जो तुम जैसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा, जिसे तुमसे मोहब्बत हो गई। मुझसे दूर रहो अनाब, अब मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। तुम्हारे लिए शायद ये सब मज़ाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। वो यूँ चीखा था जैसे जाने कितने दिनों से ये सब दिल में दबा कर बैठा था। इसके अल्फाज़ अनाब के कानों से होते सीधा इसके दिल पे लगे थे। सारम, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। अनाब इसके यूँ चीखने पे रूहान सी हुई थी। मैं? मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ? क्या तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे किस अज़ियत में मुब्तला किया है? तुम्हारी वजह से मैं खुद से कौन-सी जंग लड़ रहा हूँ। सारंग की आवाज़ ऊँची होती गई और उसकी आँखों में सुर्ख़ी तैरती गई। अनाविस के रवैये पर दंग रह गई। वो कभी इसकी इन गुस्से भरी लाल आँखों को देखती, तो कभी इसकी ऊँची आवाज़ से मुतवज्जो होते लोगों को। वो सामने खड़े शख्स का ये रवैया समझने से कासिर थी। इसका अच्छा वक़्त ख़त्म हुआ। वो जो कल से खुद को सँभाले हुए थी, एक बार फिर ख़त्म हो बिखर गई थी। इस बार की अज़ियत कहीं ज़्यादा थी। इस बार उसे किसी अपने ने अज़ियत दी थी। वो अपने आँसू छुपाते बाहर की जानिब भागी। वो जिस जज़्बे से यूनिवर्सिटी गई थी, वो जज़्बा वापसी तक कहीं खो गया था। वो बहुत जल्दी से घर में दाख़िल हुई थी। वो खोए-खोए अंदाज़ में अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। जब कौसर खातून ने उसे यूँ देखा, तो वो ठटकी। अनाब, क्या हुआ है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ? वो अपने ख़्यालात में इनकी बात नहीं सुन पाई। क्या हुआ, इतनी गैर हाज़िर क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो जल्दी से खुद को कंपोज़ करते बोली। पक्का ना? मुझे क्यों लग रहा है जैसे फिर कुछ हुआ है? वो उसकी बात से मुत्तफ़िक नहीं हुई। नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। मैं बस थक गई हूँ, इसलिए कमरे में जा रही हूँ। वो आगे बढ़ी। 1 मिनट रुको तो अनाब। उन्होंने फिर टोका। जी मम्मा, तुम्हारा कोई पार्सल आया है। रुको, मैं लेकर आती हूँ। यही मेज़ पर रखा था। वो कहते मेज़ की जानिब बढ़ी। अनाब हैरान सी खड़ी रह गई। मेरा पार्सल? कौसर खातून ने वो पार्सल लाकर अनाब की जानिब बढ़ाया। अनाब का रंग उड़ गया। वो वही सुर्ख रंग का लिफाफा था। खौफ ने उसे एक बार फिर जकड़ा। उसने तेज़ी से झपट कर इनके हाथ से वो लिफाफा खोला। आपने खोला तो नहीं? नहीं, लेकिन क्या है इसमें? तुम्हारा रंग क्यों इतना ज़र्द हो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, मैं चलती हूँ। वो लिफाफा लेते तेज़ी से चलने लगी। अनाम, मुझे बताओ ये क्या है? उन्होंने पीछे से उसे आवाज़ दी। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, पर घर को रुकी। कुछ नहीं मम्मा, मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया था। ये बस वही है। तेज़ी से कहते ये जाओ और वो जा। खुसर खातून इसके रवैये पे परेशान हो गई थी। कमरे में आते ही उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और लिफाफा खोलने लगी। जैसे-जैसे वो लिफाफा खोल रही थी, उसकी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। बेड के करीब पहुंचकर उसने पैकेट में हाथ डालकर इसमें मौजूद चीज़ निकाली।
पिछली बार के बरक्स ये ख़त नहीं था। इसने वो चीज़ें बाहर निकाली। वो कुछ तस्वीर थी। जैसे-जैसे वो सब देख रही थी, उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। खौफ की एक लहर उसके पूरे वजूद से गुज़री। उसकी आँखें हैरत और खौफ से फैल गईं। वो दोबारा से इन तस्वीरों को देखने लगी। पहली तस्वीर में उसकी यूनिवर्सिटी से निकल की थी, दूसरे घर में दाखिल होने की, तीसरी आज़र की कोई सड़क पार करने की थी। कुछ तस्वीर उष्मा की थी, कुछ उसके ताजान मामा की थी। वो बहुत मामूली सी तस्वीर थी, लेकिन इनका भेजना बहुत गैर मामूली था। वो बहुत देर तक इनको देखते रही। उसे लिफ़ाफ़े में कुछ और भी महसूस हुआ। उसने तेज़ी से लिफ़ाफ़े में हाथ डालकर वो चीज़ निकाली। वो एक सफ़ेद रंग की डिब्बी थी। इसने वो एक हाथ में पकड़कर लिफ़ाफ़े में मौजूद कागज़ निकाला। एक और ख़त। अनाब ने गहरा साँस भरा। आईडी ख़त्म करवा कर तुम्हें लगा तुम्हारा मुझसे पीछा छूट गया। देखो, मैंने हमारे बात करने का नया रास्ता ढूँढ लिया। अब तक यकीनन तुम ये सारी तस्वीरें देख चुकी होगी और ये अंदाज़ा भी लगा चुकी होगी कि मैं किस कदर तुम्हारे करीब हूँ। ना सिर्फ तुम्हारे बल्कि हर उस शख्स के जिससे तुम्हारा ताल्लुक हो। इसका मतलब जानती हो? यकीनन जानती हो। मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ कर सकता हूँ और किसी को कानो-कान खबर ना होगी। कौन, कैसे और कब, कहाँ गया? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। तुम खुद समझदार हो। आजकल मुझे इस खेल में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना अगले राउंड पर चला जाए। ये पिछला राउंड तो तुमने पार कर लिया, यहाँ तुम्हारा अगला राउंड शुरू होता है। द एलिमिनेशन राउंड। इसमें तुम्हें कुछ ख़ास नहीं करना, बस एक फ़ैसला करना है, किसी एक को एलिमिनेट करके बाकियों को बचा लेना है। तुम खुद को भी बचाकर एलिमिनेट हो कर सकती हो। एलिमिनेट करने का मतलब तो तुम समझती हो ना? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। पैकेट में मौजूद डिब्बी यकीनन तुम देख चुकी हो और हैरान हो रही होगी कि वो क्या है। तुम्हारी मुश्किल मैं हल कर देता हूँ। ये साइनाइड है, दुनिया का ताकतवर ज़हर। अनाब ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी डिब्बी देखी। इसका हाथ कांपा। उसने डिब्बी फौरन से खुद से दूर की। इसमें एक ही गोली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम किसको कुर्बान करके बाकी की जिंदगी को बचाना चाहती हो। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। खत मुकम्मल हुआ और अनाब का मुंह खुल गया। खौफ से, हैरानी से। क्या ये सब किसी का मजाक है? उसने एक बार फिर सोचा। ये सब क्या लिखा था? खौफ से उसकी आंखें अब तक फैली हुई थी। कभी उस खत को देखती तो कभी बेड पर फेंकी उस जहर की डिब्बी को, तो कभी इन सब तस्वीरों को। एक और इम्तिहान ने उसके दर पर दस्तक दी थी। अभी तो वो पिछले सदमे से बाहर नहीं निकली थी। एक और आजमाइश उसके सामने थी। उसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। अगले 2 दिन वो कहीं नहीं गई थी। उसने एक बार फिर खुद को घर में कैद कर लिया। उसने एक बार फिर उस खत ने एक बार फिर उसे बुरी तरह से डरा दिया। इस बार वो खुद के लिए नहीं डरी और अपनी जान से प्यारे खूनी रिश्तों के लिए डर गई थी। वो हर जगह था, हर किसी के पीछे था और ये सोचें उसे खौफ देती थी। इन 2 दिनों में उसने खुद को बहुत तसल्ली दी थी। उसने खुद को खुद ही सँभालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो डर गई थी। आज भी उसे कोई और सूरत नज़र नहीं आई थी, इसलिए मोबाइल अपना उठाया और उसका नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी, मैं सुन रहा हूँ। वो दूसरी जानिब से जवाब आया। फ़ोन पर नहीं, मुझे आपसे मिलना है। कहाँ पर? कॉफ़ी पीने चलेंगी? खुद ही सवाल करते उसने खुद ही जवाब दिया था। ठीक है, अनाब ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मैं आपके घर के करीब ही हूँ। मैं बस 5 मिनट में आपको पिक करने आ रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़। तेज़ी से कहते अपनी बात काट कर कहते उसने कॉल काट दी थी। उसे अंदेशा था कहीं अनाब मना ना कर दे। नहीं, मैं खुद अनाब ने बात शुरू ही की थी कि दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई थी। अनाब ने हैरानी से मोबाइल को देखा। ठीक 5 मिनट बाद इसका मोबाइल एक बार फिर बजा। अमान की कॉल थी। अनाब ने खिड़की से झाँका तो वो नीचे इंतज़ार करते पाया। वो अपना बैग उठाए बाहर की जानिब बढ़ी। गेट से बाहर निकलते अनाब की नज़र इस पे पड़ी। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था। अनाब आगे बढ़ी तो वो तेज़ी से उसकी जानिब आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला।
अनाब ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इसके इसके बाल हवा के बायस माथे तक आते उड़ रहे थे। उसके कद-काठ से वो इस वक़्त किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अनाब ने सोचा अगर इसका दिल सारंग के नाम पर ना धड़कता, तो शायद अमान के लिए वो ज़रूर कुछ महसूस करती। लेकिन जिस दिल में सारंग की मोहब्बत थी, वहाँ तो अमान के नाम का कोना भी खाली ना था। सारंग का ख़्याल आते ही उसकी बेरुखी पर उसका दिल दुखा था। वो अपना सर झटकती गाड़ी में बैठ गई। अमान दूसरी जानिब से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी ज़िन से आगे बढ़ने लगी। कोई था जो दूसरी सड़क पर गाड़ी में बैठे ये सारा मंज़र देख रहा था, जिसने उसे उस शख्स के साथ देखा था और शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार वो कर्ब महसूस किया था जो मोहब्बत के छिन जाने पर होता है। इसकी उलझन बेपनाह भरी थी। जिस जंग में वो मुब्तला था, वहाँ हार दिल की होती नज़र आ रही थी और दिल की हार के बाद कोई जीत न थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ, इसकी मोहब्बत एक तरफ़ा थी। जिस मोहब्बत को वो आज तक दो तरफ़ा समझता रहा था, वो एक तरफ़ा थी। वो सब कुछ करके भी उसके दिल में अपनी जगह ना बना पाया। वो खामोशी से उन्हें जाता देखता रहा। कैसी हैं आप? अमान ने बैठते हुए सवाल किया। अनाब को बेख्तियार कोई याद आया। वो खामोश रही। परेशान है? विंडस्क्रीन से बाहर देखते अमान ने पूछा। अमान की नज़र सारंग पर पड़ी। उसने ज़रा सा मुड़कर अनाब को देखा जो दूसरी जानब देख रही थी। जी, वो आहिस्तगी से बोली। अमान गाड़ी की रफ्तार तेज करता वहाँ से गुजर गया। सारंग गाड़ी में ही बैठा रह गया। वो चली गई थी। व्हाट? वो पैकेट और तस्वीर देखकर अमान हैरान था। मैं बहुत परेशान हूँ अमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसका चेहरा मुरझाया था। अमान कुछ देर खामोश इन तस्वीरों और ख़त को देखता रहा। अनाब ये कोई यूं ही नहीं कर सकता। इस सब के पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न ज़रूर है। कोई सिर्फ मजाक या वक्त गुजारी के लिए आपकी आईडी तो हैक कर सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ मजाक नहीं हो सकता। अमान एकदम बेहद संजीदा लगता था। अनाब के चेहरे का रंग मजीद जर्द पड़ा। पर क्या वजह हो सकती है? कोई क्यों ऐसा क्यों करेगा? वो बेबसी और खौफ से उसकी भवें भींची। पहले मुझे लगता था कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि बात सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है। वो रुका और उस खत को देखते हुए दोबारा बोला, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? कोई खानदानी दुश्मनी? नहीं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अनाब जोर देते हुए बोली। तो क्या आपको कोई ऐसा वाक़या याद है जहाँ आपने या आपके घर में से किसी ने किसी के हक़ में ज़्यादती की हो? अमान ने पूछा, लेकिन अगले ही पल अनाब के तासुरात देखते वज़ाहत की, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो अक्सर बदला लेने वाले करते हैं। क्या आपको कुछ याद है? क्या कभी आपके घरवालों ने आपको कुछ ऐसा बताया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने घरवालों को जानती हूँ। ताजान, भाई, मामा, कोई भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अनाब ने फ़ौरन नफ़ी की। और आपके बाबा? अनाब ने पूछा। मैं बहुत छोटी थी जब वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जितना मैंने इनके बारे में सुना और जाना है, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। कहीं तो कुछ मिसिंग है अनाब। आपको अपने घरवालों से पूछना होगा। शायद कोई ऐसी बात जो आपसे छुपाई गई हो, शायद कोई खानदानी दुश्मनी। आप पता करें ना, आप डिटेक्टिव हैं। अनाब की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अनाब, लेकिन आपका केस इतना उलझा हुआ है कि कोई सिरा ढूँढना भी मुश्किल है। लेकिन मुझे कुछ यकीन है कि कोई बात बदले की है। आपसे कोई बदला ले रहा है। आपको वो बात मालूम करनी ही होगी। तभी हम इस शख्स के बारे में जान सकते हैं। अमान ने उसे समझाया। अनाब ने सर झुका दिया। शाम का वक्त था। अनाब लिविंग रूम में मौजूद थी। लेकिन इसका दिमाग अब तक अमान की बातों से उलझा था। कोई क्यों इसका दुश्मन होगा? इसकी फैमिली में तो सब बहुत शरीफ और पढ़े लिखे थे। किसी दुश्मनी में नहीं पड़ते थे, तो ये कैसे यकीन कर लेते कि वो सब कोई बदले के लिए कर रहा है। इसकी उलझन उसके चेहरे पर आया थी। वो बहुत परेशान लगती थी। उसे यूं बैठा देखकर वो कमरे में दाखिल हुए। अनाब बेटे, इन सोचों में खोई अनाब इनकी बात नहीं सुन सकी। अनाब, उन्होंने उसे फिर पुकारा। हाँ? अनाब एकदम अपनी सोचों से बाहर आई। ताजा अनाब,
वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। "अनाब इतनी परेशान क्यों है? क्या फिर से कुछ हुआ है?" वो भी उसे यूँ परेशान देखकर बोले थे। "ना, नहीं दादाजान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।" उनकी परेशानी देख अनाब ने अपने चेहरे के तासुरात छुपाए। "नहीं, आप मुझे परेशान लग रही हो, आप कुछ छुपा रही हैं।" वो समझ गए थे। "नहीं, मैं ठीक हूँ।" "अनाब," उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। "कुछ नहीं दादाजान, बस वो ये यूनिवर्सिटी की आईडी को लेकर परेशान थी।" वो समझ गई थी कि वो बात जाने बगैर तो नहीं जाने देंगे। ताजान कुछ खामोश रहे। क्या यूनिवर्सिटी टीम का फैसला आ गया? जी ताजान। मेरी आईडी डिलीट हो जाने की वजह से उन्होंने ये मामला ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने तौर पर वो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनी आईडी कैसे हैक हुई। ये तो अच्छी बात है, फिर आप क्यों परेशान हैं? ताजान, आपसे एक सवाल पूछूं? अनाब को अमान का सवाल याद आया। अनाब ने बात बदली। क्या हमारी किसी से कोई दुश्मनी है? ताजान ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? क्या कभी आपने या हमारे ख़ानदान में से किसी ने किसी के हक़ में कोई ज़्यादती की है? कभी किसी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाया है? और आपने झुझकते इन तक अपनी उलझन पहुँचाई। दादाजान चौंके। इनका चौंकना अनाप से छुपा नहीं था। आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? एक अंदेशे ने उनके ज़हन में दस्तक दी। बस यूँ ही, वो ऐसे ही मेरे दिमाग में ख़्याल आया। ऐसी फ़ाज़ूल बातें क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या आपको लगता है आपकी दादाजान या कोई और घरवाला ऐसा कर सकता है? वो ख़फ़ा हुए। नहीं, नहीं दादाजान, मेरा वो मतलब नहीं था। अनाप शर्मिंदा हुई। "अना बेटा, आप परेशान क्यों होती हैं? इतनी सी बात पे आप अपने ख़ानदान पर शक करने लग गईं। आपको लगता है कोई ख़ानदानी दुश्मन की वजह से ये सब कर रहा है? ये ज़रूर यूनिवर्सिटी में से किसी ने ही किया होगा। कोई बाहर वाला नहीं कर सकता।" ताजन इसकी सोचों का बुनियाद समझ गए। वो समझ गए, वो ये सब क्यों सोच रही हैं। ताजान, अनाप सर झुकाकर बोली। अब वो इन्हें क्या बताते कि अब बात यूनिवर्सिटी तक नहीं रही। अनाब, मैंने आपको कमज़ोर बनना नहीं सिखाया। मैंने आपको मज़बूत रहना सिखाया था, लेकिन आपको यूँ कमज़ोर पड़ता देखकर मुझे अपने सिखाए हुए सबक पर शक हो रहा है। अनाब का सर मज़ीद झुका। बी स्ट्रॉन्ग अनाब, हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत से करो, कमज़ोर नहीं पड़ना। ये दुनिया कमज़ोरों को कुचल देती है। इसकी बात समझते अनाब ने इस बात में सर हिलाया था। शाम ढलकर रात में तब्दील हुई। वो अपने कमरे में बैठी एक असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा तो वहाँ आज़र को मुंतज़िर पाया। आज़र भाई आप अंदर आ जाएं, वहाँ क्यों खड़े हैं? ये कहते ही अनाब एक बार फिर असाइनमेंट में मसरूफ़ हो गई। आज़र कमरे में दाखिल हुआ और बेड के सामने रखे सोफे पर जा बैठा। कैसी हो? ताजा ने बताया तुम परेशान हो। क्या फिर कुछ हुआ है? उन्होंने पूछा। लैपटॉप पे टाइप करते उसके हाथ एक पल के लिए रुके। उसे वो खत याद आया। नहीं, नहीं तो भाई, सब ठीक है। उसने झूठ बोला। तुम कुछ परेशान लगती हो। दादाजान भी बता रहे थे कि तुम आज कुछ परेशान थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं भाई, आप कैसे हैं? अनाब ने बात बदली। मैं ठीक हूँ। आज़र ने आंखें चुराई। भाई, आपके वो कोलीग का इनका कुछ पता चला? आज़र ने गहरा सांस लिया। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा। कैसे भाई? क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? मैंने इस डिटेक्टिव से बात की थी जिसे तुम्हारे दोस्त ने हमें मिलवाया है। अपने केस के लिए भी मैंने उसे ही हायर किया है। अनाप चौंकी। अमान से? अमान ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अनाप बड़बड़ाई थी। उसने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, काफ़ी मददगार साबित हुई हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हारिस वो भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह भाई, सब ठीक हो जाएगा। अनाब ने इनकी उम्मीद मज़ीद बढ़ाई। इंशाल्लाह। अनाब वापस टाइप करने लगी। अनाब, आज़म ने उसे फिर पुकारा। जी भाई, अनाब दोबारा मुतवज्जो हुई। वो वो कुछ झिझका। अनाब इन्हें ही देख रही थी। सारम से तुम्हारी दोस्ती कब और कहाँ हुई? अनाब की भवें भिंची। वो हैरान हुई।
जी, सारंग को कब से जानती हो? आज़ाद ने फिर से पूछा। सारंग के नाम पर अनाब को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। वो चौंकी। उसका दिल सारंग के नाम पर कब यूं धड़कना शुरू हुआ? अनाब ने सोचा। शायद जब उसने पहली बार अनाब कहा था। नहीं, जब उसने पहली बार जी कहा था। या शायद तब जब दूसरी मुलाकात मुलाकात पे उसका नाम लेने पे वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। लेकिन नहीं, शायद तब भी ये दिल धड़का था जब अनाब के सुने कहने पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। जब दोनों की नजरें मिली थी, वो फैसला नहीं कर पाई थी उसे मोहब्बत कब हुई। क्या वो एक बार फिर हैरान हुई? क्या वो इससे मोहब्बत करती है? एक सवाल ने बहुत सी सोचों के दर खोल दिए थे। अनाब, बहुत देर तक अनाब के चुप रहने पर आज़ाद ने उसे फिर से मुतवज्जो किया। यूनिवर्सिटी में ही दोस्ती हुई थी। कब? कब का जवाब देने के बजाय उसने सिर्फ कहाँ का जवाब दिया था। आज़ाद कुछ सोचने लगा। आप क्यों पूछ रहे हैं भाई? पता नहीं, लेकिन मुझे वो तुम्हारे बाकी दोस्तों से कुछ अलग लगता है। और वो रुका। और भाई? कल मैंने उसे घर के बाहर देखा था। मुझे लगा शायद वो किसी काम से आया है, लेकिन वो घर में नहीं दाखिल हुआ। वो कुछ देर घर के सामने खड़ा रहा और फिर चल दिए। मुझे वो कुछ अजीब लगा। वो घर के बाहर खड़ा था। अनाब की आंखें हैरत से फैली। उसे उससे हुई लड़ाई याद आई। सारम से दूर रहो, आज़म ने उसे ताकीद की। नहीं भाई, सारम एक अच्छा लड़का है। यूनिवर्सिटी फॉर्म की तमाम टेंशन मैंने इसमें मेरी बहुत मदद की है। अनाब ने उसकी साइड ली। तुम बेहतर जानती हो अनाब, लेकिन फिर भी मैं यही मशवरा दूंगा, इससे कुछ फासले पर रहो। अमान ने भी यही बताया कि हैकर तुम्हारा कोई दोस्त भी हो सकता है। आसद ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारम को जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। अनाब के लहजे में यकीन झलकता था। आज़ाद उसे समझाकर कब का जा चुका था। वो एक बार फिर से असाइनमेंट बनाने लगी, लेकिन अब इसके दिलो दिमाग भटक चुके थे। अब इसकी तवज्जो का मरकज सारंग था। इस खत की वजह से वो इस कदर परेशान थी कि वो सारंग को मना नहीं पाई थी। उसे अपने दिल का हाल नहीं बता पाई थी। उसे सारंग का इस दिन का टूटा लहजा याद आया। उसे लगा था वो सारंग को अपने जज्बात ना बताकर ज्यादती कर रही है। उसे किस कदर चाहता है। वो ना चाहते हुए भी इससे गाफिल है। लेकिन अब मजीद नहीं। अब उसे फैसला करना ही होगा। वो पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही। नई सुबह तुलू हुई। तारजान की बातों ने उसे एक बार फिर से खौफ की दुनिया से बाहर निकाला था। उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। आज यूनिवर्सिटी आने का एक और मकसद ये भी था कि वो फैसला कर चुकी थी कि आज सालम से मिलकर वो तमाम गलतफहमियां ख़त्म कर देगी और दिल की बात उस तक पहुंचा देगी। इसी फैसले के साथ वो यूनिवर्सिटी दाखिल हुई। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। वो जो अमूमन वहीं होता था उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने घड़ी देखी। घड़ी पूरे 8 बजा रही थी। वो क्लास के लिए लेट हो रही थी। उसने क्लास के बाद उसे ढूंढने का फैसला किया और क्लास की जानिब बढ़ गई। तकरीबन 1 घंटे और कुछ मिनट बाद उसकी क्लास खत्म हुई और वो बैग उठाए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। वहां पहुंचकर भी वो उसे कहीं नजर नहीं आया। अनाब का दिल डूबा। अनाब ने पूरी यूनिवर्सिटी में उसे ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अनाब ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। आखिरकार अनाब ने उसके कुछ दोस्तों से उसके बारे में पूछने का फैसला किया। इसके दोस्तों से पूछने पर मालूम हुआ कि वो ना सिर्फ आज बल्कि पिछले 2 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आया। अनाब कुछ परेशान हुई। सारम तो वो था जिसके बारे में पूरी यूनी जानती थी कि वो कभी लेक्चर मिस नहीं करता। वो बहुत कम छुट्टियां गुजारता था। तो अब क्या वजह बनी थी कि वो 3 दिनों से यूनी नहीं आ रहा? अनाब को उससे आखिरी मुलाकात याद आई। इसका दिल मजीद डूबा। सारंग का यूनिवर्सिटी ना आना उसे मजीद परेशान कर गया। यूनिवर्सिटी की बस से उतरकर वो घर से कुछ फासले पर सड़क के किनारे चल रही थी। इसकी सोचें मुंतशिर थीं। ज़हन मुख्तलिफ परेशानियों में जकड़ा था और वो थक चुकी थी। हर चीज़ से, ज़िंदगी से। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि काश सब पहले जैसा हो जाए। ये बेसुकूनी, ये डर, ये खौफ सब खत्म हो जाए। बस वो एक पल के लिए इस बेसुकूनी से निजात चाहती थी।
वो यूं ही सर झुकाए चल रही थी, लेकिन सड़क पार करके उसने एकदम सर उठाया और इर्द गिर्द देखा। वो सड़क बिल्कुल खाली थी। उसे अजीब लगा, जैसे उसकी छठी हिस्स ने उसे कोई इशारा दिया। उसे यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो खाली सड़क देखकर उसे खौफ आया। ये सड़क अमूमन खाली नहीं होती थी। आज इसका यूं खाली होना इसे डरा रहा था। वो तेज-तेज कदम उठाते घर की जानिब बढ़ी। घर के करीब पहुंचकर उसने एक बार फिर इर्द-गिर्द देखा। इसे कोई नजर न आया। उसे गुस्सा और खौफ एक साथ आया। आखिर कब तक वो इस खौफ के ज़ेरे असर रहेगी? कब तक वो इस अनजाने खौफ से डरती रहेगी? वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। गार्ड ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। वो अंदर दाखिल हुई। वो आगे की जानिब बढ़ने ही लगी थी जब गार्ड ने उसे बुलाया। आपका पार्सल आया है। गार्ड ने वो सुर्ख रंग का पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। वो सुर्ख रंग देखकर आपके चेहरे पर साया सा लहराया। वो जानती थी वो पैकेट किसने भेजा है। अभी वो गेट पर ही खड़ी थी, इनके हाथ से पैकेट लिए। वो गेट से बाहर निकली और घर से कुछ फासले पर कूड़ेदान में वो पैकेट डाल दिया। गार्ड उसे ये करता देखकर हैरत तेज से देख रहा था। ये पार्सल कौन लेकर आता है? वो तब कब बोली। अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। कोरियर वाला लड़का देकर गया था। गार्ड को झिझका। जिस पार्सल पे भेजने वाले का नाम और पता तक ना हो, आप वो कैसे रिसीव कर सकते हैं? वो आपके नाम पे था तो इसलिए मैंने ले लिया। आइंदा मेरे नाम पर वही पार्सल आएगा जिस पर भेजने वाले का नाम या पता लिखा हो। अनाब हुक्म देती चल दी। गेट बंद होते ही कोई था जो सड़क की दूसरी जानिब से चलता आ रहा था। सड़क पार करके अनाब के घर के सामने खड़े उसने एक नज़र घर पर डाली और फिर दोबारा चलने लगा। चलते चलते वो उस कूड़ेदान की जानिब आया जहाँ अनाब ने वो सुर्ख पैकेट फेंका था। कूड़ेदान के करीब जाकर उसने कूड़ेदान में झांका और सबसे ऊपर पड़ा वो सुर्ख पैकेट उठा लिया। कमरे में पहुंचकर वो तेज-तेज सांस लेने लगी। वो कर आई थी। उसने कर दिखाया। आज वो नहीं डरी। आज उसने खौफ को खुद पे हावी नहीं होने दिया। उसने फैसला किया, अब वो यूं डर कर नहीं रहेगी। लेकिन अगले ही पल इसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल आंखों के सामने किया तो उस एक वहाँ एक ईमेल का नोटिफिकेशन जगमगा रहा था। ईमेल देखकर वो एकदम चौंकी। वो ईमेल इसी को अपने ही गूगल अकाउंट से भेजा गया था। उसने तेजी से वो ईमेल खोला। खुद से किया गया वादा इसका इसी पल टूटा। वो सिर्फ डरी नहीं थी, वो बहुत बुरी तरह खौफज़दा हुई थी। वहाँ 3 तस्वीर थीं। एक तस्वीर आसिर की थी। इसमें वो किसी सड़क किनारे खड़ा सिग्नल के बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी की जानिब बढ़ती एक गाड़ी थी और तीसरी वो गाड़ी अपनी लाइन से हटती इसकी जानिब बढ़ रही थी। इतनी महारत से ली गई थी कि इन तीनों को देखकर इसमें मौजूद खतरे को समझ गई। अनाब तेज़ी से मोबाइल बेड पर फेंकते कमरे से बाहर निकली और सामने सीढ़ियाँ उतरते सामने मौजूद लिविंग रूम में दाखिल होते कौसर खातून का आंसुओं से तर चेहरा देखकर इसके कदम साकित हुए। मुझसे बदतरीन खदशा सच होने का अंदेशा हुआ। अनाब, आज़र सदमे के बायस इनसे बोला नहीं गया। मामा, आज़र भाई ठीक है ना? इसका दिल डूबने लगा। आज़र का एक्सीडेंट? कौसर खातून बमुश्किल बोली। अनाब ने बेसाख्ता मुँह पर हाथ रखा। उसकी आंखें डबडबा गईं। ये उसने क्या कर दिया? वो सुर्ख पैकेट उसकी आंखों के सामने लहरा गया। अस्पताल के कॉरिडोर में आईसीयू के बाहर खड़ी अनाब आज़र की लंबी दुआएं मांग रही थी। साथ ही बेंच पर कौसर खातून और ताजन बैठे थे। बिश्वा कौसर खातून के पास खड़े इन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। अनाब की तो हिम्मत ही नहीं थी किसी से बात करने की। वो दिल ही दिल में न जाने कितनी बार खुद को कोस चुकी थी। वो जानती थी आज़र की यह हालत सिर्फ उसकी वजह से है। ना उसने वो पैकेट फेंका होता, ना ये सब होता। आंसू इसका पीछा नहीं छोड़ते थे। एहसास नेदामत इसमें पूरी तरह हावी था। वो उम्मीद से आईसीयू के दरवाजे पर नजरें टिकाई थी जब अभी एक बार फिर उसका मोबाइल बजा और उसके खौफ में इजाफा कर गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल बैग से निकाला। वहाँ सारम का नाम देखकर आंसुओं का गोला उसकी हलक में फंसा। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान के करीब किया। अनावा आप ठीक है? सारम का वो एक सवाल शायद कितनी बार उसके जख्मों पर मरहम बना था। अनाब ने आंखें भींची।
दो मोती आंखों के किनारों से आजाद होते उसके गाल पर फिसले। अनाव, सारू ने उसे दोबारा पुकारा। बेआवाज रोते उसकी सिसकी बंद गई। अनाव, आप रो रही हैं? सारंग, रोने के पास उसकी आवाज भारी हो गई थी। अनाव, क्या हुआ मुझे बताएं प्लीज। सारंग का लहजा इल्तिजाइया था। अनाव से बोलना महाल था। आसर आसर कैसा है? आसर ठीक है ना अनाव? इसके यूं चुप रहने पर सारंग ने खुद ही पूछ लिया था। सारंग, सारंग आसर भाई आईसीयू में। वो जुमला मुकम्मल ना कर पाई। कौन से अस्पताल में हैं आप? सारंग तेजी से बोला। कुछ देर बाद रात्रि के सिरे से वो भागते हुए अंदर आता दिखाई दिया। अनाब के करीब पहुंचकर वो रुका। कैसे हैं आजर? अनाब ने आईसीयू के दरवाजे को देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। अनाब, खुद को संभाले प्लीज, इंशाल्लाह आजर ठीक हो जाएगा। अनाब ने आंसुओं से लबरेज निगाहें उठाकर उसे देखा था। वो निगाहें सारंग के दिल पर लगी थी। अनाब, प्लीज मत रोए। उसके पास लफ्ज ना थे कि वो उसे क्या कहकर तसल्ली दे। कुछ देर बाद आईसीयू से डॉक्टर निकलते उसकी जाने बढ़े थे। खुदा का शुक्र है बर वक्त इलाज की वजह से अब वो खतरे से बाहर है। अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती थी। डॉक्टर बताकर जा चुके थे। सबकी जैसे जान में जान आई थी। कौसर खातून ने खुदा का शुक्र अदा किया था।